Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovik's vlog. ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सेक्टर में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंजेस हो ही रहे हैं. स्पेशली अगर बात करें तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर के, स्टूडेंट वीज़ा प्रोग्राम को लेकर के. आज आपको अपडेट करूंगी दो बड़े चेंजेस से. तो पहला जो चेंज है वो है EOS एक्ट को लेकर के, और दूसरा ये कि इंडिया के लेवल 3 में आने से क्या कुछ स्टेप्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने अभी तक डिसाइड कर लिए हैं. बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए इन दोनों ही चेंजेस को जान लेना बहुत ज़रूरी है. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ESOS एक्ट के बारे में. तो EOS बेसिकली होता क्या है? एजुकेशन सर्विसेज फॉर ओवरसीज स्टूडेंट्स. तो इस एक्ट में इंटरनेशनल एजुकेशन से रिलेटेड और स्टडी प्रोग्राम से रिलेटेड काफ़ी सारे पॉइंट्स मेंशन होते हैं. तो अभी रिसेंटली जनवरी में ही गवर्नमेंट ने इस एक्ट में कुछ चेंजेस जो है वो अनाउंस किए हैं. जो चेंजेस अनाउंस हुए हैं वो इम्प्लीमेंट होने वाले हैं 31 मार्च 2026 से. चेंजेस अनाउंस हो गए हैं लेकिन इम्प्लीमेंट होंगे 31 मार्च 2026 से. इसमें एक्चुअली दो चेंजेस हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करूंगी. इस EOS एक्ट का जो लिंक है वो मैं आप लोगों को दे दूंगी, तो आप लोग चाहें तो कंप्लीटली जो डॉक्यूमेंट है उसे रीड कर सकते हैं. तो पहला चेंज हम लोग बात करेंगे जो एजेंट है उनके कमीशन से रिलेटेड, और दूसरा हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के कोर्स या एजुकेशन प्रोवाइडर को चेंज करने से रिलेटेड. पहला जो चेंज है वो है बैन ऑन ऑनशोर ट्रांसफर कमीशन. तो ये जो चेंज है ये बेसिकली एजेंट्स के लिए है. यानी कि जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर, ऑनशोर का मतलब जब आप ऑस्ट्रेलिया में होते हो और ऑस्ट्रेलिया में आकर के जब आप कोर्स या अपना एजुकेशन प्रोवाइडर चेंज करते हो, तो उस केस में जो चेंज वाला आपका एजुकेशन प्रोवाइडर है वो एजेंट को कमीशन देता था. तो अब क्या होगा कि अगर यहाँ पर आने के बाद किसी भी स्टूडेंट ने अपना कोर्स चेंज किया, अपनी यूनिवर्सिटी चेंज की, एजेंट के थ्रू अगर आप लोगों ने काम किया है, तो जो एजुकेशन प्रोवाइडर है वो एजेंट्स को कोई कमीशन नहीं देगा. पहले क्या होता था, देखिए, अगर आप अपनी होम कंट्री से ऑस्ट्रेलिया आते हैं, अगर आप किसी एजेंट की हेल्प लेकर के आते हैं, तो जिस भी आप यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, जहाँ पर भी आप लोग एनरोल होते हैं, जिस भी एजुकेशन प्रोवाइडर के साथ आप एनरोल होते हैं, वो एजुकेशन प्रोवाइडर एजेंट्स को एक जो फिक्स कमीशन है उनका वो देते थे. और उसके बाद जब बच्चा यहाँ पर आ गया, जब स्टूडेंट यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आने के बाद भी 6 महीने के बाद मान लीजिए आपने अपना एजुकेशन प्रोवाइडर बदल दिया, अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी बदल दी, तो उस केस में भी जो सेकंड यूनिवर्सिटी या कॉलेज है वो भी एजेंट्स को कमीशन देती थी. तो एक तरह से दो कमीशन एजेंट्स को मिलते थे. बट अब एज पर दिस न्यू एक्ट, एज पर दिस न्यू रूल, 31 मार्च 2026 के बाद से एजेंट को ऑनशोर अगर कोई भी स्टूडेंट ट्रांसफर लेगा तो वो कमीशन एजेंट्स को नहीं मिलेगा. नाउ गाइस देखिए, यूनिवर्सिटी की तरफ से तो कोई कमीशन नहीं मिलेगा, कॉलेजेस की तरफ से कोई कमीशन एजेंट्स को नहीं मिलेगा. बट ऑफ कोर्स अगर आप अपना कोर्स, अपना यूनिवर्सिटी जो भी चेंज करना चाहते हो और आप गाइडेंस के लिए एजेंट्स की हेल्प लेते हो, तो डेफिनेटली दे कैन चार्ज देयर फीस और वो आप लोग पे करेंगे. तो आप लोग जो भी फी है वो पे करेंगे, बट जो एजुकेशन प्रोवाइडर से उन्हें एडिशनल कमीशन मिलता था वो अब नहीं मिला करेगा. तो ये एक्चुअली एजेंट्स के लिए थोड़ी सी बुरी खबर है कि भाई उनका एक कमीशन जो है वो चला गया, क्योंकि पहले वो कमीशन भी लेते थे और स्टूडेंट से फीस भी लेते थे. अब कमीशन नहीं होगा, केवल जो फी होगी स्टूडेंट से वो ले पाएंगे. देखा जाए तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है, बिकॉज पहले क्या होता था, जब आप अपनी होम कंट्री से ऑस्ट्रेलिया आना प्लान करते थे तो काफ़ी सारे एजेंट्स जो है वो यही करते थे कि भाई आपको वो यही सजेस्ट करते थे ना कि चले जाओ, अभी किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, किसी भी कॉलेज में चले जाओ, बाद में जाकर के कोर्स बदल लेना, चेंज कर लेना, हम लोग करवा देंगे. क्योंकि वहाँ उन्हें अपना दो प्रॉफिट दिखते थे ना, एक पहला जो जिसमें भी वो आपको एनरोल कर रहे हैं और बाद में जब आप चेंज करोगे तो वो. तो अब एटलीस्ट ये है कि हाँ भाई, अब उन्हें पता है कि एक कमीशन तो उनका चला गया है, तो हो सकता है कि अब एजेंट्स आपको इस टाइप के सजेशन जो है वो ना दें. EOS एक्ट के अकॉर्डिंग ही एजेंट को कमीशन मिलेगा. कब? अगर मान लीजिए आपने अपना जो मेन कोर्स था वो कंप्लीट किया, मान लीजिए अपने बैचलर करने आए थे, आपने अपनी बैचलर्स पूरी कर ली और अब आप न्यू कोर्स में एनरोल हो रहे हो, आप बैचलर्स के बाद यहाँ पे मास्टर के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हो और आपने मास्टर के लिए किसी एजुकेशन प्रोवाइडर के साथ में एनरोल किया है, तो उस केस में एजेंट को कमीशन मिलेगा. ठीक है, कोर्स ट्रांसफर अगर आप करेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, अपना जो मेन कोर्स है उसे कंप्लीट करने के बाद अगर आप फर्दर स्टडी करते हो तो उस केस में डेफिनेटली एजेंट्स को कमीशन मिलेगा. अब बात करते हैं नेक्स्ट चेंज के बारे में, जो कि रिलेटेड है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के कोर्स चेंज या एजुकेशन प्रोवाइडर के चेंज को लेकर के. तो देखिए, जो पहले रूल था कि भाई 6 मंथ्स के बाद, अगर आप यहाँ पर हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, अपनी स्टडी के 6 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद आप अपना कोर्स या अपना एजुकेशन प्रोवाइडर जो है वो चेंज कर सकते हो. तो न्यू EOS एक्ट के अकॉर्डिंग इस रूल में कोई भी चेंज नहीं हुआ है.
स्टिल द रूल इज सेम, आप 6 मंथ के बाद अपना कोर्स या अपना एजुकेशन प्रोवाइडर, अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है वो चेंज कर सकते हो। इसमें एक चीज़ है, देखिए अगर आप केवल मेन कोर्स के लिए आ रहे हैं, यानी कि आप मान लीजिए बैचलर्स के लिए आ रहे हैं, तो डेफिनेटली 6 महीने अगर आपकी बैचलर डिग्री को हो जाते हैं तो आप अपना कोर्स या अपना एजुकेशन प्रोवाइडर बदल सकते हो। लेकिन अगर आप किसी पैकेज कोर्स के साथ में आ रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी D2D कोर्स में आ रहे हैं, डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री वाले कोर्स में आ रहे हैं, तो उस केस में आपको अपना डिप्लोमा पूरा करना पड़ेगा। डिग्री में जब आपके 6 महीने होंगे ना, तभी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है कि अगर आप सिर्फ एक मेन कोर्स में आ रहे हो तो आप बदल सकते हो, लेकिन अगर आप किसी पैकेज कोर्स को लेकर आ रहे हो तो आपका जो मेन कोर्स है उस मेन कोर्स के 6 मंथ के बाद आप बदल सकते हो, न कि सपोर्टिव जो आपका कोर्स है उसके 6 महीने के बाद आप बदल पाओगे। ये तो हो गया फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग ये कि देखिए जब आप अपना कोर्स या एजुकेशन प्रोवाइडर बदलते हो तो अगर आपका AQF लेवल सेम है, AQF लेवल मतलब ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, तो बेसिकली ये जो स्टडी यहाँ पर होती है ना कि भाई बैचलर हो गया, मास्टर हो गया या डिप्लोमा हो गया, इनका एक लेवल उन्होंने डिसाइड कर रखा है। तो अगर आप सेम लेवल में रहते हैं, यानी कि बैचलर टू बैचलर है, मास्टर टू मास्टर है, डिप्लोमा टू डिप्लोमा है, तो उस केस में तो आपको नया वीज़ा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कोर्स चेंज किया, मान लीजिए आप बैचलर से मास्टर में चले गए, तो उस केस में आपको नया स्टूडेंट वीज़ा जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका AQF लेवल जो है वो बदलता है, हायर AQF लेवल में अगर आप जाते हैं, तो उस केस में आप लोगों को नया स्टूडेंट वीज़ा जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। और बिल्कुल सारी प्रोसेसिंग वही होगी जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए होती है, फंड शो करना और इंश्योरेंस, मतलब जो भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए करते हो, सब कुछ आप लोगों को करना पड़ेगा। बट गाइज आई सजेस्ट कि आप चेंज करने के बारे में ना ही सोचे तो बेटर होगा। आप जब यहाँ आ रहे हो ऑस्ट्रेलिया, तो पहले से ही अपना कोर्स, अपना एजुकेशन प्रोवाइडर, यूनिवर्सिटी, कॉलेज जो भी आप लोग ले रहे हो, उससे अपना थोड़ा टाइम दे करके अच्छे से उसके बारे में स्टडी करके, कोर्स और यूनिवर्सिटी सबके बारे में स्टडी करके, अपने फाइनेंस को कैलकुलेट करके तभी आप लोग यहाँ पर आओ। बिकॉज आज की डेट में ये जो चेंज करना है ना, ये इतना ईजी नहीं रहा है जितना ईजी पिछले 2-3 साल पहले था। आज की डेट में काफ़ी मुश्किल हो जाती है, आप लोगों को काफ़ी जस्टिफिकेशन देना पड़ता है दैट वाई यू आर चेंजिंग इट। मैं ये नहीं बोल रही कि चेंज होता नहीं है, हो जाता है, बट वही बात है कि इट्स डिपेंड, बिकॉज आज की डेट में सारे डॉक्यूमेंटेशन और जो भी आप रीज़न दे रहे हो ना, सबकी स्क्रूटनी, सबकी चेकिंग जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से होती है। नाउ बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, विच इज़ रिलेटेड टू कि इंडिया का असेसमेंट लेवल 3 हो गया है और लेवल 3 होने से अब क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो देखिए इन दिनों जो ऑफिसर्स हैं वो सर्च फंड को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। नाउ व्हाट इज सर्च फंड? सर्च फंड बेसिकली वो मनी होती है जो कि जब आप अपना फंड शो करते हो उस टाइम पे स्टूडेंट के अकाउंट में दिखती है, वो पैसा दिखता है, बट एक्चुअली में वो पैसा स्टूडेंट्स के लिए होता ही नहीं है। यू कांट यूज दैट मनी। तो बेसिकली वो मनी होकर के भी स्टूडेंट के लिए नहीं है, तो इसको वो बोलते हैं सर्च फंड। तो इस वक्त जो डिपार्टमेंट है वो सर्च फंड को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बिकॉज पिछले कुछ महीनों में जितना भी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किया है, उस इन्वेस्टिगेशन में सर्च फंड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा फ्रॉड उन्हें मिले हैं। एंड गाइस देखिए, जो फंड्स होते हैं ना, वो स्टूडेंट वीज़ा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये कह लीजिए दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न जिसकी वजह से स्टूडेंट वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए अब यह है कि फंड्स को लेकर के गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो अगर आप लोग आ रहे हो, अपना फंड शो कर रहे हो, तो प्लीज़ मेक श्योर कि फंड में कहीं पे भी कोई भी गलती मत करना। बिकॉज देखिए वीज़ा जो है हो सकता है कि आपको ना मिले, या ये भी हो सकता है कि वीज़ा आपको मिल जाए, यहाँ पर जब आप एयरपोर्ट पे हो वहाँ से आपको डिपोर्ट कर दिया जाए, ठीक है। क्योंकि अब क्या है, क्रॉस क्वेश्चनिंग स्टूडेंट से किसी भी लेवल पे कहीं पर भी हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया आने के बाद भी अगर यहाँ पर इमिग्रेशन वाले आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे और अगर आप उन्हें सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाए, तो हो सकता है कि वो यहाँ से भी आपको वापस अपनी होम कंट्री भेज दे। और देखिए डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन केवल फंड्स के लिए ही नहीं है, अब सारे ही डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से हो रही है, चाहे वो आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स क्यों ना हो या आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स क्यों ना हो। एंड गाइज एक न्यूज़ और है जो कि भी सुनने में आ रही है। देखिए इस न्यूज़ का अभी तक कहीं कोई डिटेल नहीं मिला है, बट जो सुनने में आ रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ कि अब स्टूडेंट्स को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। वो स्टूडेंट जो कि यहाँ पर आ गए हैं और उनका जो पैटर्न है उसे स्टडी किया जा रहा है। पैटर्न का मतलब ये होगा कि भाई वो स्टूडेंट कहाँ से आया है, उस स्टूडेंट्स ने किस तरह से अपने फंड शो किए थे, और यहाँ आने के बाद क्या उस स्टूडेंट्स ने अपना कोर्स वगैरह चेंज किया है, वो स्टूडेंट किस एजेंट के थ्रू आया था।
तो इस टाइप की एप्लीकेशंस जो हैं, जितनी भी एप्लीकेशन आ रही है ना, उनको क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है और एक डेटाबेस बन रहा है जिसमें इस टाइप के, अगर जहाँ पर भी उन्हें लगता है कि भाई हाँ ये जो एक फिक्स पैटर्न है, इस टाइप के स्टूडेंट्स कोर्स चेंज बहुत ज़्यादा करते हैं या इनमें फंड जो है उसका फ्रॉड बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो ये एक डेटाबेस वो लोग यूज़ कर रहे हैं और ये बना रहे हैं ताकि फ्यूचर में भी अगर उस टाइप की एप्लीकेशंस आएँ तो वो एक डिसीजन जो है वो क्विकली ले सके। सो गाइज, ये थे 2 अपडेट जो मैंने आपको बताए। बट एक चीज़ है, देखिए अब जो है स्टूडेंट वीज़ा मिलना पहले जितना आसान नहीं रहा है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा लेकर के ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हो, स्टडी करने के लिए आ रहे हो, तो आई विल अगेन से कि प्लीज़ मेक श्योर कि अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें प्रॉपरली रखो। एजेंट की हेल्प ले रहे हो तो मेक श्योर करो कि आपका एजेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा रहा है, आपको उनकी नॉलेज हो और वो सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हों। अगर आपके पास अभी फंड्स नहीं है, यू कैन वेट, आप किसी अगले इनटेक में ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो, ठीक है। बिकॉज आज की डेट में देखिए आपका वीज़ा कैंसिलेशन जो है वो किसी भी स्टेज पर हो सकता है। हो सकता है यहाँ आप आ जाओ, बाद में जब आप 485 अप्लाई करो उस टाइम पर अगर उन्हें किसी डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चला कि भाई हाँ ये फ्रॉड डॉक्यूमेंट था, आपको हो सकता है 485 ना मिले। 485 मिल गया, हो सकता है पीआर के टाइम पे भी जो है आप लोगों को पीआर ना मिले। बिकॉज इस तरह के केसेस अब बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। कई बार लोगों को पीआर नहीं मिल पा रही है। इनफैक्ट सिटीजनशिप के टाइम पर भी मैंने देखा है कि कुछ लोगों की सिटीजनशिप जो है वो कैंसिल हो गई। क्यों? क्योंकि पहले कभी उन्होंने कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। तो इसीलिए देखिए, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने आ रहे हो लेकिन आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हो, यहाँ पे रहना चाहते हो, परमानेंटली यहाँ सेटल होना चाहते हो, तो प्लीज़ मेक श्योर कि अपनी जर्नी को स्मूथ रखो, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रखो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। फिर से मिलूंगी आपसे एक नए अपडेट के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। एंड अगर आपके डेफिनेटली कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं।